थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हेरिडिटरी है, मतलब माता पिता से बच्चे में जा सकता है और इसमें विकृति हो जाती है हीमोग्लोबिन में, जिसके कारण से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये अगर केवल माइनर फॉर्म में है तो डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर ये मेजर हो जाता है, दोनों माता पिता से अगर बच्चे में जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है और उस सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल होता है। थैलेसीमिया के कारण से प्रेगनेंसी में अनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक करना पड़ सकता है और फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, जिससे बच्चे में अपने आप में ही बहुत सारी डेवलपमेंटल्स एंड लंग्स को बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे में थैलेसीमिया होने का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पुअर होती है। जो उसके माइलस्टोन्स होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहते, डिलेड रह सकते हैं। बच्चे को खाने में दिक्कत रहेगी, उसका डाइट कम रहेगा, वज़न कम रहेगा, बुखार आ सकता है जल्दी जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंट बच्चा बीमार पड़ता रहेगा, इरिटेबल रहेगा, फंसी रहेगा और कई बार ऐसा होगा कि बच्चे का पेट फूला हुआ लगेगा, एनलार्ज लगेगा और यदि आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो हो सकता है उस बच्चे का स्प्लीन भी एनलार्ज हो। उसके डेवलपमेंटल इश्यूज बहुत सारे रहेंगे थैलेसीमिया के साथ में और बच्चा पिंक की जगह पेल दिखेगा, मतलब सफ़ेद रहेगा, उसमें दिखेगा कि अनीमिया है बच्चे को। कई बार बच्चे को डायरिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है बच्चा अगर उसको थैलेसीमिया है तो। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें डीएनए म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसके कारण अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। चूँकि अबनॉर्मल रहता है तो इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहता और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड देयरफॉर वो अनीमिया की तरह प्रेजेंट करता है। तो अगर ये माता पिता में से केवल एक को है और ट्रेट फॉर्म में है तो कोई समस्या आगे होने की संभावना नहीं है, बच्चा भी उसका एक कैरियर ही बनेगा। लेकिन अगर माता और पिता दोनों में ये है तो संभावना इसकी हो जाती है कि बच्चे में ये डोमिनेंट होकर के आ जाए, उसकी वजह से थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो एक बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, वैसे ही थैलेसीमिया का टेस्ट कराना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर मदर थैलेसीमिया ट्रेट है या मदर में थैलेसीमिया है तो उसको पता करने के बाद हम लोग फादर का भी थैलेसीमिया का टेस्ट करा सकते हैं, जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा हो सकता है। HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस करा जाता है, जिससे ये डायग्नोसिस बन सकती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान थैलेसीमिया प्रोफाइल कराना एक बहुत अच्छी बात है और इसको करा लेना चाहिए। और यदि उसमें आता भी है कुछ तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फादर का कराएंगे तब पता लगेगा। अगर फादर का नेगेटिव है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, बच्चे के लिए कोई बहुत गंभीर समस्या होने की संभावना नहीं होगी उसमें। यदि आप गर्भवती हैं और आपको थैलेसीमिया है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ये बात बताएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। आपके हस्बैंड का ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है उस केस में, और ये पता करना ज़रूरी है कि उन्हें भी थैलेसीमिया है कि नहीं है। अगर उनको नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, और अगर उनको भी है तो उस केस में आपको आगे फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर को या आपको हेमेटोलॉजी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, आपको थैलेसीमिया के साथ में अनीमिया रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें घबराने की बात नहीं है। समय समय पर अपना हीमोग्लोबिन का चेकअप कराते रहना है और ये देखते रहना है कि हीमोग्लोबिन बहुत नीचे नहीं जाए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आपको अगर पता है कि आपको थैलेसीमिया है
तो उस केस में आप अपना पूरा आयरन प्रोफाइल कराते रहें, जिससे ये पता रहे कि आपके आयरन लेवल्स कितने हैं। कई बार अनीमिया की डायग्नोसिस बनने के कारण से लोग आयरन खाते रहते हैं, जबकि थैलेसीमिया में आयरन की लेवल्स नॉर्मल भी मिल सकते हैं और हो सकता है आपके नॉर्मल हो, तो बहुत ज़्यादा आयरन लेने से उसमें फ़ायदा नहीं होगा। कई बार प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं और वो मैनेजेबल हैं। आप अपने डॉक्टर को बताएंगे कि आपको थैलेसीमिया है, वो अकॉर्डिंगली आगे आपको ट्रीट कर सकते हैं। यदि आप और आपके हस्बैंड दोनों को ही थैलेसीमिया पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना बन जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी कम समय की है, 10 से 13 हफ्ते में, हम लोग कॉर्डोसिंथेसिस या कोरियोनोसिफिलस सैम्पलिंग से पता कर सकते हैं कि बच्चे में भी थैलेसीमिया है कि नहीं है। और 20 हफ्ते से पहले एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भी पता चल सकता है कि थैलेसीमिया है कि नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी है और तब आपको ये पता चल रहा है, तो उस सिचुएशन में बहुत कुछ डायग्नोस करके नहीं करा जा सकता, क्योंकि उससे एडवांस प्रेगनेंसी में हम कुछ हल प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर उस केस में हमको वेट करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद तक। तो अगर जल्दी समय रहते 20 हफ्ते से पहले, 18 हफ्ते से पहले आपका थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाए और हस्बैंड का भी हो जाए, और उस केस में आपको संभावना लगती है आपके डॉक्टर को कि थैलेसीमिया बच्चे में हो सकता है, तो फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर से संपर्क करके कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे बच्चे में पानी की जांच, उसकी ब्लड की जांच करी जा सकती है। थैलेसीमिया के इलाज में ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस देने पड़ते हैं। देखिए, माइल्ड फॉर्म में तो थैलेसीमिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है अगर थैलेसीमिया ट्रीट है। अगर मॉडरेट या सीवियर फॉर्म्स ऑफ थैलेसीमिया है तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूशंस देने पड़ जाते हैं। कई बार हफ्ते में एक बार देना पड़ जाता है, हर हफ्ते देना पड़ जाता है। उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि आयरन ओवरलोड होता है, तो उसके लिए आयरन एक्सेसिव हटाने के लिए भी दवाइयाँ चलती हैं, जिसको चिलेशन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा आयरन बढ़ने से बॉडी में बहुत जगह पर लिवर वगैरह को नुकसान हो जाता है। तो ये 2 मेनस्टे हैं ट्रीटमेंट के। उसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी भी कुछ केसेस में हेल्पफुल है, जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट है, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल थेरेपी उन बहुत सीवियर पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैलेसीमिया को रोकना टोटली तो संभव नहीं है, क्योंकि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी ये माता पिता से बच्चे में जाता है, तो हम उस इनहेरिटेंस को रोक नहीं सकते। पर हाँ, सामाजिक तौर पे हम इस डिज़ीज़ का बर्डन कम कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हमें लोगों को पहले तो इस बीमारी के बारे में अवेयर करना पड़ेगा कि ये क्या होता है और क्यों होता है। जब वो अवेयर होंगे तब रोल आता है प्रीनेटल काउंसलिंग का। प्रेगनेंसी से पहले एक कपल जा कर के ये अपनी काउंसलिंग कराए, डॉक्टर के पास पहुँचे, ये समझने के लिए कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अगर उनकी फैमिली में किसी को ऐसा है उनकी नॉलेज में, तो वो जाकर के अपने डॉक्टर से मिलें और बताएं। उन कपल की प्रेगनेंसी से पहले टेस्टिंग हो कि हस्बैंड वाइफ में ऐसा जीन है कि नहीं है, एक में है या दोनों में है, उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे में कितनी संभावना होगी। यदि दोनों में है तो उसमें क्या ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं। आईवीएफ के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं, या प्री कंसेप्शन जो हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं एम्ब्रियो में, जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं कि उसमें ये वाला जीन आया है कि नहीं आया है। तो पहले अवेयरनेस ज़रूरी है, उसके बाद प्रीनेटल काउंसलिंग की रोल आ जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग की रोल आ जाते हैं। इसको रोकना संभव नहीं है, पर इससे बचाव करा जा सकता है अगर हम उससे पहले से प्रिपेयर्ड हों कि ये संभावना आ सकती है।